Hello everyone. Hi everyone. So this is the third lecture for Indian Partnership Act and I hope आपने मेरे previous 2 lectures already देखे हुए हैं. आपने देखा है मेरे previous 2 lectures को. So let's move further with today's lecture and जिनको भी notes चाहिए वो मेरे Telegram group को join कर सकता है, उनको notes मिल जाएंगे. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स ऑन माय क्लासेस एवरी डे. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो लास्ट क्लास हमने काफी कुछ किया था. हमने डिफरेंसेस कर रहे थे. डिफरेंसेस हमने किया था रिगार्डिंग पार्टनरशिप एंड अ कंपनी, जो हमने फिनिश कर लिया. लेट्स मूव फर्दर विद द डिफरेंसेस ऑफ पार्टनरशिप एंड एचयूएफ. अब हम पार्टनरशिप और एचयूएफ के डिफरेंसेस में मूव ऑन करते हैं. लेट्स सी कि इसमें क्या क्या है जो हमें पढ़ना है. ओके, सो हियर इट इज. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एचयूएफ के बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया है. एचयूएफ क्या होता है, हमने शायद बीसीके के चैप्टर में हमने एचयूएफ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी. रिमेंबर इन द चैप्टर नंबर 1 आई गेस वी हैड स्टडीड अबाउट एचयूएफ. एचयूएफ क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हमने कर ली थी. बट स्टिल लेट्स कंटिन्यू. तो पार्टनरशिप के बारे में बहुत इजी है. मैं पार्टनरशिप का यहां लिखूंगी और मैं एचयूएफ का यहां. I hope that is okay. So here goes my partnership and here goes my HUF. Clear? Let's move. Now, पार्टनरशिप का डिफरेंसेस ऑलरेडी आपको पता है, आपने फीचर्स पढ़ लिए हैं, फिर भी वापस से रिपीट करूंगी. तो पार्टनरशिप और एचयूएफ में सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि पार्टनरशिप को आपको क्रिएट करना पड़ता है बाय एन अग्रीमेंट. सो पार्टनरशिप में क्या होगा, इट इज क्रिएटेड नेसेसरीली बाय एन अग्रीमेंट. ये आपको पता है कि आपको अग्रीमेंट से ही उसको क्रिएट करना पड़ता है, नंबर 1. और लेकिन एचयूएफ में ऐसा है क्या? नहीं. एचयूएफ को क्रिएट करने के लिए आपको अग्रीमेंट नहीं चाहिए, आपको स्टेटस चाहिए. तो द राइट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इज क्रिएटेड बाय स्टेटस मीन्स आप पैदा होते ही आप एचयूएफ का हिस्सा बन जाते हो. ये मैंने आपको बताया था. एचयूएफ को बनाने के लिए आपको कोई अग्रीमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए. अगर आप कोई एक जॉइंट हिंदू फैमिली में पैदा होते हो तो बाय बर्थ आप जैसे ही पैदा होते हो, एक दिन के होते हो और यू बिकम अ मेंबर ऑफ एन एचयूएफ, देन डजंट रिक्वायर टू बी एनी अग्रीमेंट. आपको उसका हिस्सा बनने के लिए अग्रीमेंट में आने की जरूरत नहीं है. तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? क्रिएशन मीन्स इट्स क्रिएशन is by birth in the family. Its creation is by birth in the family. अगर आप उस फैमिली में पैदा हो रहे हो तो आपका एचयूएफ में भी हिस्सा बन जाता है ऑटोमेटिकली, राइट? ये हमने किया है. लेट्स मूव फर्दर नाउ. अब नेक्स्ट क्या है? डेथ ऑफ अ मेंबर. अब मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप पूरा का पूरा किसके वजह से खड़ा है, किसके वजह से वो एग्जिस्टेंस में है. पार्टनर्स की वजह से एग्जिस्टेंस में है. तो हम कह सकते हैं कि अगर पार्टनर्स मर जाते हैं, ठीक है ना, और अनलेस अदरवाइज अग्रीड, तो आपका ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, डिसोल्यूट हो जाएगा. हाँ, उनके बेटे अगर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, पर उनको नया अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, इजंट इट, अगर बेटों को आना है तो. पर अगर हम जनरल सेंस में कहें कि डेथ ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू डिसोल्यूशन, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू, तो आपका डिसोल्यूशन हो सकता है ना, खत्म हो सकता है, लीड्स टू डिसोल्यूशन. ठीक है ना, इजी. नाउ लेकिन एचयूएफ में ऐसा है क्या? नहीं. कोई भी मेंबर मरे जिए मतलब नहीं है, आपका एचयूएफ खड़ा रहता है, स्टैंडिंग रहता है. अगर कोई मेंबर मर भी जाता है, अगर कोई फैमिली मेंबर मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो भी आपका एचयूएफ वैसा का वैसा ही रहता है. अगर कोई नया एडिशन आता है तो बहुत अच्छा बात है, एडिशन होते रहता है. अगर कोई मर जाता है तो क्या होता है, तो फिर वो वैसा का वैसा, एचयूएफ में कोई फर्क नहीं आता. तो डेथ ऑफ अ मेंबर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट गिव राइज टू द डिसोल्यूशन ऑफ अ फैमिली बिजनेस. तो क्या लिखोगे? डेथ ऑफ अ मेंबर डज नॉट रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ एचयूएफ. क्योंकि एचयूएफ बेसिकली क्या है? फैमिली बिजनेस है, तो उसका डेथ नहीं होता. क्लियर? समझ में आया ना? इजी एकदम. लेट्स मूव ऑन फर्दर. अब मैनेजमेंट. अब मैंने आपको कंपनी के टाइम पे मैनेजमेंट बताया था कि पार्टनर्स में ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द मैनेजमेंट. ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द मैनेजमेंट.
राइट लेकिन एचयूएफ में ऐसा है क्या? नहीं। एचयूएफ में क्या होता है, आपका जो कर्ता होता है ना, कर्ता, वो मेन मैनेजमेंट को देखता है, बाकी सब मेंबर्स होते हैं, लेकिन राइट ऑफ मैनेजमेंट वेस्ट्स इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। कर्ता पता है ना, जो हेड ऑफ द एचयूएफ होता है। जनरली कौन होता है एचयूएफ का कर्ता? द हेड ऑफ द फैमिली, वो आपका एचयूएफ का कर्ता होता है, और बाकी सारे उसके को पार्टनर्स होते हैं, उनको को पार्टनर्स कहते हैं, मतलब कि मेंबर्स होते हैं, को पार्टनर्स, ठीक है ना, वो कहते हैं। तो इसका जो मैनेजमेंट का राइट है वो किसके पास होता है? राइट ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ कर्ता, ठीक है ना। राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ कर्ता, कर्ता के हाथ में होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो 3 पॉइंट्स आपको क्लियर है कि जो 3 पॉइंट्स मैंने अभी अभी आपको कहे, क्या कहे मैंने 3 पॉइंट्स में, प्लीज देखो 3 पॉइंट्स में क्या क्या कहे थे कि इट इज एन अग्रीमेंट, यहां पे क्रिएट करने के लिए आपको अग्रीमेंट चाहिए, और यहां पे आपको बर्थ चाहिए। यहां पे डेथ का मतलब डिसोल्यूशन होता है, यहां पे डेथ का मतलब नॉट डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन नहीं होता है। ऑल द पार्टनर्स मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकता है, लेकिन यहां पे आपका कौन मैनेजमेंट का हिस्सा बनता है? मैनेजमेंट का राइट टू मैनेजमेंट किसके पास है? कर्ता के पास होता है। जनरली कर्ता का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। और भी 2-3 पॉइंट्स है, जल्दी से उसको कर लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है? आज हम ये यूनिट 1 फिनिश करेंगे एनी हाउ। ओके गाइज, सो ये आपका पार्टनरशिप है और ये आपका एचयूएफ है। सो लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब पार्टनरशिप के बारे में और क्या पढ़ना है हमें कि इसका अथॉरिटी टू बाइंड। अब मैंने आपको म्यूचुअल एजेंसी बताया था, यहां पे मैंने आपको म्यूचुअल एजेंसी बताया था, ठीक है ना। तो यहां पे ऑल द पार्टनर्स एक्ट एज एन एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर, ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ वन अनदर, राइट। ये हमने किया था। मतलब कि अगर एक इंसान कोई काम करता है, किसी की बिहाफ में काम करता है, एक इंसान ने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो बाकी के पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे, ये हमने किया था। लेकिन एचयूएफ में ऐसा नहीं है। एचयूएफ में कर्ता इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्ट्रैक्ट। कर्ता जो होता है ना, उसके पास ही अथॉरिटी होता है। कर्ता हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कर्ता के पास ही अथॉरिटी रहती है टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस, ठीक है ना, फॉर द फैमिली बिजनेस, और किसी के पास नहीं रहता। तो सिर्फ कर्ता ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट, अब सोचो यहां पे अगर सारे मेंबर्स एक दूसरे के लायबल है, एक दूसरे का एजेंट है, तो मतलब क्या लाइबिलिटी अनलिमिटेड रही ना। तो लाइबिलिटी जो हमने किया था, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड फॉर ऑल द पार्टनर्स, इज अनलिमिटेड for all the partners, लेकिन एचयूएफ में क्या होता है? एचयूएफ में कर्ता की लाइबिलिटी जो होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है सिर्फ। तो कर्ता की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। ये आपका बीसीके का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आई थिंक यू शुड रीड दैट, बिकॉज वो भी आपके सिलेबस में है। तो कर्ता का लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, राइट। और लेकिन मेंबर्स का मतलब को पार्टनर्स का, जो आपका को पार्टनर है, उसकी लाइबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। उसकी लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है। क्लियर? अप टू द लिमिट ऑफ द शेयर इन द बिजनेस, उतना ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कॉलिंग फॉर अकाउंट्स। अब पार्टनरशिप में आपका अकाउंट्स हैंडल करने के लिए जो भी है, जितने भी जने हैं, सबको एक पार्टनर अपने अकाउंट्स को मांग सकते हैं, अकाउंट्स देख सकते हैं। लेकिन सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या होता है पार्टनरशिप में ना, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका, मैं आपको ऐसे समझाती हूं कि अगर सपोज 4 पार्टनर्स है, प्लीज यहां देखना, अगर सपोज आप लोग 4 पार्टनर्स हो, पार्टनर्स में ए बी सी है, ठीक है ना, एंड ये लोग डिसाइड करते हैं टू डिसॉल्व द फर्म। क्या डिसाइड करते हैं? फर्म को डिसॉल्व करने का प्लानिंग करते हैं। और इसने फिर डिसॉल्व करने का प्लानिंग करते हैं, सबने डिसॉल्व करने का प्लानिंग कर लिया, फर्म डिसोल्यूशन में चला गया। उसके बाद अगर सी चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने के लिए वो मांग सकता है, टू चेक वो मांग सकता है ना, मांग सकता है ना। लेकिन एचयूएफ में क्या होता है? एचयूएफ में क्या होता है? अगर सपोज आपका एचयूएफ
जैसे कि HUF में मैंने आपको बताया था ना BCK के लेक्चर में 3 लेयर्स तक अलाउड है, 3 जनरेशंस तक आपका एक HUF चलता है, 3 जनरेशंस तक एक HUF चलता है, राइट। तो HUF कंटिन्यूअस चलता रहता है। HUF ब्रेक कब होता है, डिवाइड कब होता है, जब आपका बंटवारा होता है फैमिली के अंदर। जब आपका फैमिली ब्रेक होता है ना, तब आपका HUF ब्रेक होता है। मेरी बात समझना। तो जब आपका फैमिली ब्रेक हो जाएगा, जब आपका HUF ब्रेक हो जाएगा, सपोज आपका HUF ब्रेक हो गया, फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ फादर के 2 बेटे थे, सन 1 एंड सन 2। अब इन सन 1 सन 2 में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, दोनों जन ब्रेक हो गए। अब ये जो HUF फादर का था ना, फादर एंड सन्स का जो HUF था, अब जब ये डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये सन्स ना अब इस HUF में अपना अकाउंट्स नहीं देख सकते। दे कैन नॉट आस्क फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द प्रीवियस HUF। एक बार फैमिली टूटी तो वो अब प्रीवियस HUF में अपना अकाउंट्स नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो वो उसमें अलाउड नहीं है। वही चीज यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, यहां पे लिखवा रही हूं। क्या लिखवा रही हूं देखना, अ पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स। तो यहां पे क्या है, पार्टनर इज लायबल फॉर अकाउंट, पार्टनर इज लायबल टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स, ठीक है ना। प्रोवाइडेड ही ऑल्सो सीक्स द रेजोल्यूशन, प्रोवाइडेड उसको भी रेजोल्यूशन चाहिए, प्रोवाइडेड वो भी रेजोल्यूशन मांग रहा है, मतलब वो फर्म बंद करना चाह रहा है। प्रोवाइडेड ही इज ऑल्सो वांटिंग रेजोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये वाला चीज हो गया। लेकिन यहां पे क्या है, अगर आपका फर्म खत्म होता है, बंद होता है, तो फिर जो बंद हो चुका है, अगर ये बिजनेस HUF टूट गया है, टूटने के बाद अब आप नहीं मांग सकते। ऑन द सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली अ मेंबर इज नॉट इंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट्स ऑफ अ फैमिली बिजनेस। ऑन द सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली टूट गया ना अब, तो अब मेंबर क्या कर सकता है, पुराना अकाउंट्स नहीं मांग सकता। अ मेंबर cannot ask for accounts of the family business। अब फैमिली बिजनेस में वो अकाउंट्स नहीं मांग सकता। मेरी बात समझ में आ गई। अब फैमिली बिजनेस में वो अकाउंट्स नहीं मांग सकता। यहां तक क्लियर हुआ। लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब आगे चलते हैं। आगे और 2-3 पॉइंट्स है, जल्दी से देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये सब आपको याद नहीं करना। देखो आई एम वेरी श्योर कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न सो मच। आपको लग रहा होगा मैम इतना लर्न कैसे करना है। आपको समझना है HUF के बारे में। आपके घरों में भी HUF होगा। आस्क योर फादर्स कि HUF क्या होता है, आप एक बार समझ जाओगे। इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ पार्टनरशिप को गवर्न कौन सा एक्ट करता है, इट इज गवर्नड बाय कौन गवर्न करता है, गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन गवर्न करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। लेकिन यहां पे इट इज गवर्नड बाय हिंदू लॉ। इट इज गवर्नड बाय, ये आपका कोई एक्ट नहीं है, ये एक्चुअली एक हिंदू लॉ के ऊपर पूरा बेस्ड है। इट इज गवर्नड बाय हिंदू लॉ। मेरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो प्लीज। नेक्स्ट क्या है, माइनर। अरे ये तो बहुत इजी है मैम। पार्टनरशिप में आपने कहा था कि अग्रीमेंट चाहिए पार्टनरशिप को बनाने के लिए, है ना। तो अग्रीमेंट कौन कर सकता है, माइनर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो माइनर कैन नॉट बिकम द पार्टनर, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। लेकिन मैम HUF में आपने कहा था कि जन्म लेते ही बच्चा 1 दिन का होता है कि वो HUF का हिस्सा बन जाता है। तो यहां पे माइनर का क्या है, माइनर कैन बिकम अ मेंबर, ये बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट बन जाता है वो। उसको वेट नहीं करना पड़ता, उसको वेट बड़े होने का वेट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूटी। अब पार्टनरशिप कंटिन्यू कब रहेगा, अगर सारे पार्टनर्स मर जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाता है तो पार्टनरशिप खत्म। लेकिन HUF में आपका मेंबर्स भरते रहे मरते रहे, डजंट मैटर, HUF तो भाई साहब जिंदा रहता है। तो देखो कंटिन्यूटी में क्या है, इट गेट्स डिसॉल्व्ड by death or insolvency of the partner, right।
लेकिन HUF में क्या होता है, HUF में HUF डजंट गेट इफेक्टेड बाय द डेथ और द बर्थ ऑफ अ मेंबर. HUF डज नॉट गेट इफेक्टेड, does not get affected by the, just a second guys, okay, so does not get affected by the death of a member, by the death of a member. ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स. अब पार्टनरशिप में मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या बताए थे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम आपके 50 हो सकते हैं. लेकिन इसमें क्या है, अनलिमिटेड. कितना भी मेंबर हो भाई साहब मतलब नहीं बनता, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, राइट. कितने भी लिमिट मेंबर्स हो फर्क नहीं पड़ता, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं. ओके, ठीक है ना, अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं. और हमने क्या पढ़ा था, शेयर इन द बिजनेस. अब एक बात बताओ, शेयर इन द बिजनेस, बिजनेस में शेयर, कैसा शेयर हो सकता है बिजनेस में. यहां पे लिख रही हूं शेयर इन द बिजनेस, यहां पे जगह छूट गया. अब पार्टनरशिप में आपका एक अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट में जो लिखा होता है ना उसके अकॉर्डिंग आपका पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है. तो अग्रीमेंट में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन रहता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनर्स आपका शेयर लेते हैं बिजनेस के अंदर. ठीक है ना, तो क्या लिखोगे कि बाय वर्च्यू ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. सो आपका जो शेयर है, शेयर इज बाय वर्च्यू ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, है ना. पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसाइड करते हैं कितना शेयर मिलेगा, कितना कौन सा पार्टनर को, राइट. लेकिन HUF में क्या होता है देखना, सबको इक्वली मिलता है एक तरीके से. HUF में क्या होता है कि कोई डेफिनेट कोई डेफिनेट नहीं होता. नो पर्सनल हैज अ डेफिनेट शेयर, इनका शेयर फ्लक्चुएट होता है. नो डेफिनेट शेयर, मैं बोलती हूं क्यों, नो डेफिनेट शेयर, इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग, इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग. क्यों फ्लक्चुएट होते रहता है, क्यों फ्लक्चुएट होते रहता है बच्चा, प्लीज यहां देखो, फ्लक्चुएट क्यों होते रहता है. अब सपोज फॉर एग्जांपल आपका एक HUF है, ठीक है ना, आपका एक HUF है, इस HUF में एक करता है और यहां पे 4 मेंबर्स है, ठीक है ना. तो इसका हिस्सा कैसे मिलेगा, 5 मेंबर्स है तो 100%, मतलब ईच पर्सन गेटिंग 20%, राइट. 20% शेयर ईच को मिलेगा, राइट. 5 मेंबर्स है, राइट. अब हुआ क्या कि यहां पे इसको एक बेबी हो गया, एक बेबी बर्थ हो गया, बेबी बॉय हो गया, बेबी गर्ल हो गया, जो भी एक बेबी हो गया. अब हुआ क्या, अब कितने मेंबर्स हो गए, 6 मेंबर्स हो गए ना. अब बताओ HUF के हिसाब से कितना शेयर मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाई 6. अब कितना मिलना चाहिए, 8 6 16.5 इतना शेयर. अब देखो, अब शेयर पहले कितना मिल रहा था, शेयर पहले 20% मिल रहा था, लेकिन जैसे ही एक मेंबर बढ़ा तो शेयर कितना हो गया, शेयर 16.5 हो गया. अब सपोज फॉर एग्जांपल एक मेंबर का डेथ हो जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल वन मेंबर डाइज, ठीक है ना. तो अब कितना हो जाएगा, मतलब 1 नहीं 2 मेंबर कर लेते हैं, 2 मेंबर डाइज, ठीक है, 2 मेंबर्स डाई, ठीक है ना. अब कितना हो जाएगा, अब कितने मेंबर्स बचे, 4 मेंबर्स बचे, तो अब कितना परसेंटेज हो जाएगा, अब हो जाएगा सबका 25%. अब मेरी बात समझ में आ गई. तो इनका कोई डेफिनेट नहीं होता, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. तो वही चीज यहां पे बोला है, नो डेफिनेट शेयर, इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग. विद द एडिशन ऑफ अ मेंबर द शेयर गेट्स मिनिमम, शेयर गेट्स रिड्यूस्ड, एंड विद द डेथ ऑफ अ मेंबर द शेयर इज इंक्रीज्ड. समझ में आया ना. विद एन एडिशन ऑफ अ मेंबर द शेयर गेट्स रिड्यूस्ड, एंड विद द डेथ ऑफ अ मेंबर द शेयर गेट्स इंक्रीज्ड.
समझ में आ गया? तो HUF और इसके बीच में आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। लेट्स जस्ट रिवाइज वंस कि क्या क्या हमने किया था। तो म्यूचुअल एजेंसी के बारे में हमने बात करी थी कि म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में होता है, लेकिन यहां पे कर्ता के पास सारी अथॉरिटी रहती है टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, टू डू एनीथिंग, ऑल द ट्रांजैक्शंस। यहां पे लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड रहता है, लेकिन यहां पे कर्ता की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, को पार्टनर्स जो मेंबर्स होते हैं उसकी लिमिटेड रहती है, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। अगर कंपनी बंद हो रही है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हो। यहां पे लेकिन अगर आपका फैमिली सेपरेट हो जाता है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग सकते ऑफ द फैमिली बिजनेस। आप एक बार अलग हो गए तो अलग हो गए, फिर आप फैमिली बिजनेस में आपका कोई लेना देना नहीं होता है। समझ में आया? फिर आगे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अग्रीमेंट, इसका जो शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो एज पर द अग्रीमेंट होता है जो डिसाइड किया जाता है पार्टनरशिप में। और यहां पे हमने पढ़ा था कि इसका जो शेयर होता है कोई डेफिनेट शेयर नहीं है। इट डजंट हैव अ डेफिनेट शेयर, नो डेफिनेट शेयर, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट होते रहता है। फिर हमने पढ़ा था इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और यहां पे इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। फिर यहां पे पढ़ा था हमने माइनर मेंबर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर तो पैदा होते ही मेंबर बन जाता है। यहां पे इट गेट्स डिसॉल्व्ड, ये डिसॉल्व हो जाता है अगर कोई भी पार्टनर मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, लेकिन डेथ HUF में ऐसा कुछ नहीं होता। इट डजंट गेट इफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ अ मेंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम यहां पे 50 मेंबर्स है और यहां पे अनलिमिटेड मेंबर्स है, क्योंकि जितने पैदा करोगे करो भाई, लेकिन 3 जनरेशन तक होना चाहिए। ओके, इतना समझ में आया आपको? आई होप इतना आपको समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन द HUF एंड अ पार्टनरशिप। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, आपके एक एक में खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। तो अब यहां पे जो हम डिफरेंस करने वाले हैं वो है हमारा पार्टनरशिप एंड क्लब में। क्लब को मैं आपको सजेस्ट करूंगी, टेक इट एज एन NPO। क्लब को आप NPO की तरह ट्रीट कीजिए। NPO मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो उसकी तरह ट्रीट करेंगे तो आपको लर्न करने में ज्यादा इजी रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। पार्टनरशिप क्या था? पार्टनरशिप का नंबर डेफिनेशन क्या है कि ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है with a profit, with a profit to with a motive to earn profit। मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, राइट? इसका मेन डेफिनेशन यही है, अर्न प्रॉफिट। लेकिन आपका क्लब का डेफिनेशन ये नहीं है भाई साहब। क्लब का क्या है प्लीज सुनना। क्लब कहता है कि ये भी एसोसिएशन है, इट इज ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जरूर है, ठीक है ना, बट नॉट द, बट ये फॉर्म इसलिए नहीं होता विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, बट नॉट with a motive to earn profit। मेरी बात समझ में आ गई? अर्न करने का कोई इसका इरादा नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो कि रिलेशनशिप। यहां पे मैंने आपको 1000 बार बोल दिया, पार्टनर्स के बीच में क्या है? म्यूचुअल एजेंसी होती है ना। एक पार्टनर सबके लिए लायबल है, इज एन एजेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, वन पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। लेकिन यहां पे मेंबर्स आर नॉट एन एजेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। नो म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द मेंबर्स, नो म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन मेंबर्स, कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती बिटवीन मेंबर्स, राइट। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? नेक्स्ट पढ़ा कि इसमें अगर आपका पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉपर्टी है उसमें किसका हिस्सा है? पार्टनर्स का। मैंने आपको बताया था ना कि एक पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉपर्टी है, इट इज अ जॉइंट स्टेट ऑफ द पार्टनर्स का प्रॉपर्टी होता है ना। तो यहां पे क्या है कि हैज एन इंटरेस्ट, पार्टनर्स हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। क्या लिखोगे? पार्टनर्स हैज इंटरेस्ट, हैव होगा ना, हैव इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। लेकिन यहां पे आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। अ मेंबर डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लब। अ मेंबर हैज नो इंटरेस्ट, कोई इसका हक नहीं बनता। नो इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ क्लब, क्लब के प्रॉपर्टी में इसका कोई भी हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है, क्या है? डिसोल्यूशन। अब मैंने आपको डिसोल्यूशन के बारे में इतना बार बता दिया कि एक पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट कब होता है? जब उसके पार्टनर्स मर जाएंगे। अगर पार्टनर्स डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं या फिर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाता है। सो डिसॉल्व्स एट डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, राइट।
लेकिन यहां पे मेंबर्स में क्या होता है, इट डजंट गेट डिसॉल्व एट द, इट डजंट इफेक्ट, अगर मेंबर मर जाएगा तो इट विल नॉट इफेक्ट द क्लब, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अ डेथ ऑफ अ मेंबर डज नॉट इफेक्ट इज एग्जिस्टेंस, अ डेथ ऑफ मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आता है, क्लियर। तो यहां पे आपको इतना समझ में आ गया, इट वॉज वेरी इजी। प्लीज यहां देखिए, अब यहां देखिए प्लीज, यहां पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है लेकिन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है लेकिन बट विथ नॉट अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, कोई मोटिव नहीं होता प्रॉफिट कमाने का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इसमें म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है, इसमें नो म्यूचुअल एजेंसी, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द मेंबर्स, एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं होता है। फिर यहां पे क्या है, पार्टनर और प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म दोनों सेम है, पार्टनर का ही प्रॉपर्टी होता है, दे हैव अ जॉइंट एस्टेट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म। लेकिन यहां पे अगर एक क्लब का प्रॉपर्टी को हम नहीं बोल सकते कि वो मेंबर का प्रॉपर्टी भी है, अ मेंबर हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लब, ठीक है ना। और यहां पे मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप गेट्स डिसॉल्व्ड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, लेकिन वैसा सेम चीज आपके क्लब में नहीं होता है, अ डेथ ऑफ अ मेंबर डज नॉट इफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, क्लियर, समझ में आ गया। सो ये वाला डिफरेंस भी हमारा ओवर होता है। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट डिफरेंस विच इज आवर पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। जल्दी से देखते हैं कि पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप क्या है, फिर हमारा एक और डिफरेंस बचेगा एंड विच इज वेरी इजी, जल्दी से उसको खत्म करते हैं ना। पार्टनरशिप के बारे में ऑलरेडी इतने बार मैंने डिस्कस कर लिया है कि आपको ऑलरेडी याद हो चुका होगा। नाउ सी दिस प्लीज, एक पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन क्या हो सकता है, बाय अराइजेज आउट ऑफ इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन अराइजेज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था, अग्रीमेंट होना पड़ता है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, मतलब ओरल भी चलेगा ना, ओरल भी चलेगा, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब कि आप ओरली, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, राइट, तो आपका मैंने आपको बताया नहीं है कि आई विल टीच एवरीथिंग करेक्टली, बट ये इम्प्लाइड है कि सिंस यू आर अ टीचर सो यू हैव टू टीच एवरीथिंग करेक्ट, राइट, दिस इज इम्प्लाइड। सो आई डू नॉट हैव टू एक्सप्रेसली टेल यू ऑल दैट मैं जो भी पढ़ाऊंगी सही पढ़ाऊंगी, राइट, तो वो हो गया आपका इम्प्लाइड। तो एक तरीके से इम्प्लाइड तरीके से भी आपका पार्टनरशिप फॉर्म हो जाता है। बट को ओनरशिप में देखो, में अराइज आउट ऑफ अग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ अ लॉ और बाय इनहेरिटेंस। यहां पे क्या होता है, आपका जो फॉर्मेशन होता है ना को ओनरशिप का, वो अग्रीमेंट से होता है ना, ऑफ कोर्स अग्रीमेंट से हो सकता है, तो वो अग्रीमेंट से अराइज हो सकता है, लेकिन एक और चीज से अराइज हो सकता है, एंड ऑल्सो बाय लॉ, लॉ से कैसे, इनहेरिटेंस, जैसे कि पुराना किसी का फादर ग्रैंडफादर का जो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है तो उसमें आप हिस्सेदार बन जाओगे ऑटोमेटिकली बाय लॉ, विदाउट एनी अग्रीमेंट, वो विल के थ्रू हो जाता है, ठीक है ना, बाय इनहेरिटेंस, तो इसके थ्रू भी आपका को ओनरशिप आपका आ जाता है। समझ में आया डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे प्लीज देखना, इम्प्लाइड एजेंट, वापस से मैंने बोला यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है, अगर आप पार्टनर्स हो तो आप दूसरों के लिए क्या हो, दूसरे पार्टनर के एजेंट हो। लेकिन को ओनरशिप में ऐसा है क्या, अगर सपोज ये पेन मैं और आप ओन करते हैं तो क्या आपका जो भी आपने किया है जिंदगी में उन सब एक्शंस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं क्या, नहीं, ये हम सिर्फ ओन कर रहे हैं, वी आर नॉट अ एजेंट ऑफ वन अनदर। सो हमारे बीच में देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं एग्जिस्ट करती, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आपका है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, पार्टनरशिप में क्या आप जो भी कमाते हो एक फर्म से वो आप शेयर करते हो, ऑफ कोर्स, लेकिन को ओनरशिप में क्या आप शेयर करोगे, इज इट नेसेसरी कि आप, अगर मैं ये पेन साथ में हम दोनों ओन करते हैं तो अगर कोई भी बिजनेस में मेरा कोई कमाई हो रहा है वो हम शेयर कर रहे हैं क्या, नहीं। सो को ओनरशिप डज नॉट मीन दैट यू हैव टू शेयर द प्रॉफिट, को ओनरशिप में इसका कोई मतलब नहीं बनता। को ओनरशिप अलग चीज है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है, तो उसमें आपका नेसेसरीली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप में आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मस्ट एग्जिस्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मस्ट एग्जिस्ट,
लेकिन यहां पे डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, जरूरी नहीं है. सो नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. ठीक है ना, कोई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं होता है. नेक्स्ट देखो, लास्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. अब मैंने आपको क्या बोला कि पार्टनरशिप में अगर आपको ट्रांसफर करना है अपना शेयर ऑफ पार्टनरशिप, तो वो आप कैसे कर सकते हो, आपको सबका कंसेंट लेना पड़ेगा ऑफ ऑल द पार्टनर्स. लेकिन सपोज ये पेन मैं ओन करती हूं, आधा आप ओन करते हो, आधा मैं ओन करती हूं, मैं अपना हिस्सा बेचना चाहती हूं, क्या मुझे आपसे परमिशन की जरूरत है? नहीं. तो मैं अपना हिस्सा चाहूं तो बेच सकती हूं, मुझे आपकी उसमें कोई सहमति की जरूरत नहीं है. दैट इज माई पोर्शन, सो आई कैन सेल इट. सो लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है. सो शेयर करने के लिए इफ यू वांट टू ट्रांसफर द शेयर, कंसेंट चाहिए, कंसेंट ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड, कंसेंट ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड. ठीक है ना. लेकिन इसमें क्या है, आप आराम से अपना हिस्सा, अपना शेयर को सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी कंसेंट. ठीक है, कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी कंसेंट. अपना हिस्सा वो बेच सकता है विदाउट एनी कंसेंट. समझ में आ गया. तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से क्या क्या हमने पढ़ा था. तो पार्टनरशिप में बेसिकली क्या है, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है जो एक्सप्रेस और इंप्लाइड भी हो सकता है, और ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट से चलता है. लेकिन कभी कभी बाय लॉ भी होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, जैसे कि इनहेरिटेंस के थ्रू भी आप किसी ना किसी चीज के को ओनर बन सकते हो. यहां पे म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है, यहां पे म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती. यहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मस्ट है, यहां पे नॉट मस्ट. इट डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. यहां पे अगर आपको ट्रांसफर करना है तो कंसेंट चाहिए, यहां पे आपको कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है. आप आराम से अपने हिसाब से बेच सकते हो विदाउट एनी कंसेंट, कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है. समझ में आ गया आपको पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप. लास्ट है आपका पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन के बीच में डिफरेंसेस. जल्दी से ये और देख लेते हैं, फिर आपका टॉपिक ये वाला ओवर हो जाएगा. ठीक है, फिर फ्यू मोर थिंग्स विल बी लेफ्ट फॉर यूनिट 1 एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दैट वेरी सून. इनफैक्ट टुडे इटसेल्फ आई गेस. लेट्स सी. ओके, तो पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है, बहुत ही इजी है. पार्टनरशिप क्या है, मींस इन्वॉल्व सेटिंग अप रिलेशनशिप ऑफ एजेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस हैविंग अर्न. पार्टनरशिप का डिफरेंस आपको पता है, ये क्या है, एक रिलेशन है. ये क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन, राइट. और ये क्या करता है, दे शेयर प्रॉफिट, तो वगैरह वगैरह आपको लिखना है. दे शेयर प्रॉफिट. और क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है, और एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है, राइट. लेकिन एसोसिएशन क्या है, प्लीज देखना. इट इज फॉर्म्ड फॉर अ सोशल कॉज, एक सोशल कॉज के लिए बनाया जाता है. वेयर नॉट नेसेसरीली फॉर प्रॉफिट कमाए, इसके लिए जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट कमाए, उसी के लिए किया जाता है. एंड इंटेंशन भी नॉट टू एंटर अ बिजनेस होता है. नो इंटेंशन ऑफ बिजनेस का कोई इंटेंशन इनका नहीं रहता. समझ में आया, ये दोनों एकदम ऑपोजिट है. नेक्स्ट क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल क्या है. एग्जाम्पल्स में बहुत इजी है कि जो भी नॉर्मल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप जो आपने पढ़ा है, जो बिजनेस करते हैं वो. और यहां पे आपका एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्पोर्ट्स एसोसिएशन. क्या एग्जाम्पल्स में क्या लिखोगे, स्पोर्ट्स एसोसिएशन लिखोगे. कि यहां पे जैसे स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्या चीज से, कौन सा सोशल कॉज से डील करता है, जो भी स्पोर्ट्स के लोग होते हैं उनका वेलफेयर के लिए, राइट. स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्रिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर. तो इनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर, हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन, राइट. सपोर्टिंग स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है ना. तो ये समझ में आ गया. पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन में डिफरेंस बहुत ही इजी है. चलो, तो यहीं पे आपका सारा डिफरेंसेस ओवर होता है. लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द न्यू टॉपिक विच इज आर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन टू वट एवर आई एम सेइंग. लास्ट पेपर में आपका इस पे एक क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन पार्टनरशिप एट विल. दे गेव इट फॉर अराउंड 3 to 4 मार्क्स. तो ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड. इफ यू ऑल डू नॉट अंडरस्टैंड तो आपको दिक्कत आएंगी टू आंसर इन द एग्जाम. सो प्लीज पे अटेंशन टू वट एवर आई एम सेइंग हियर. नाउ पार्टनरशिप, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, दो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं. एक होता है पार्टनरशिप बाय ड्यूरेशन और एक होता है पार्टनरशिप एक्सटेंट ऑफ बिजनेस. मतलब कि एक होता है बिजनेस, कैसा बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है टाइप ऑफ पार्टनरशिप, और एक होता है ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है ना.
ड्यूरेशन पे डिपेंड का मतलब हो गया टाइम, ड्यूरेशन का मतलब हो गया टाइम। तो जब मैं बात कर रही हूं पार्टनरशिप एट विल की, एट विल की जब बात करती हूं तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड। मतलब जब आप और मैं, सपोज आप और मैं मिलके एक पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, हमने कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं डिसाइड किया है। सपोज कि 2 साल तक पार्टनरशिप करेंगे, 3 साल तक पार्टनरशिप करेंगे, ऐसा कुछ हमने डिसाइड नहीं किया है। समझ में आ गया ना? तो पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड पीरियड नहीं होता। First point, there is no fixed period which has been agreed upon the duration of the partnership. कोई fixed period agree नहीं किया गया है। First point, very important point, ये आपको लिख के आना है, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? No fixed period has been agreed upon for the duration. ठीक है ना? कोई भी फिक्स पीरियड अग्रीड अपॉन नहीं हुआ है फॉर द ड्यूरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो प्रोविजंस टू डिटरमाइन पार्टनरशिप। मतलब कि कैसा पार्टनरशिप है, क्या काम करेगा, कौन सा काम करेगा, क्या चीज पे ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इसका बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या है, इसका कोई पर्टिकुलर एजेंडा है क्या, कोई पर्टिकुलर इसका एडवेंचर या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल अंडरटेकिंग इसने लिया है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना? नो प्रोविजंस टू डिटरमाइन पार्टनरशिप, कोई भी प्रोविजन नहीं होता है दैट कैन डिटरमाइन द पार्टनरशिप। ये दोनों पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज अगर एग्जिस्ट करता है देन दैट इज योर पार्टनरशिप एट विल। ठीक है ना? आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ ड्यूरेशन स्टिल कंटिन्यूज देन एट विल। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां तक तो आपका खत्म हो गया, आपको ये समझ में आ गया? अगर ये दोनों सेंटेंसेस, ये दोनों अगर आपका रहता है तो पार्टनरशिप एट विल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका एक पार्टनरशिप फॉर्म होता है। ठीक है? सपोज देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो दे बोथ डिसाइडेड कि पार्टनरशिप विल एग्जिस्ट फॉर 2 years। ठीक है? इन दोनों ने डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर एजेंडा है, इसको करेंगे, ये 2 साल में खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम पार्टनरशिप को बंद कर देंगे। ठीक है ना? आफ्टर 2 years इनको मजा आ रहा था, पार्टनरशिप करने में बड़ा मजा आ रहा था, बिजनेस करने में बड़ा मजा आ रहा था। सो दे डिसाइडेड कि आफ्टर 2 years इसको कंटिन्यू रखते हैं। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने डिसाइड किया अब टर्म, ये जो टर्म था, ये जो ड्यूरेशन था, ये तो एक्सपायर हो गया ना, ये तो एक्सपायर हो गया। इस वक्त क्या ये पार्टनरशिप एट विल था क्या? जब इन्होंने बनाया था पार्टनरशिप फर्म तो ये पार्टनरशिप एट विल नहीं था, लेकिन आफ्टर 2 years दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द बिजनेस। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल कंटिन्यू विद द बिजनेस। तो अब क्या होता है? अब दिस पार्टनरशिप नाउ बिकम्स पार्टनरशिप एट विल। अब यही पार्टनरशिप अब क्या बन जाएगा? अब पार्टनरशिप एट विल बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब ये पॉइंट यहां देखो, एक्सपायर ऑफ ड्यूरेशन, आफ्टर द एक्सपिरेशन ऑफ ड्यूरेशन, अगर द बिजनेस स्टिल कंटिन्यूज, अगर पार्टनरशिप स्टिल कंटिन्यूज, देन एट विल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एट विल। ठीक है ना? ये ऑटोमेटिकली एट विल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय नोटिस। अगर आपको इस पार्टनरशिप को बंद करना है तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा और फिर ये बिजनेस को आप बंद कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये डिसॉल्व कभी भी कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एट विल में ना आप कभी भी एनी टाइम डिसॉल्व कर सकते हो, एनी टाइम बिजनेस को बंद कर सकते हो, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। अगर सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं तो आप बंद कर सकते हो। समझ में आ गया? सो ये बेसिकली पॉइंट्स थे। नो फिक्स पीरियड, नो प्रोविजन टू डिटरमाइन पार्टनरशिप, और फिर एक्सपिरेशन ऑफ ड्यूरेशन अगर खत्म हो जाता है उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है तो वो एट विल बन जाएगा। और इसको अगर आपको बंद करना है तो बाय नोटिस एंड कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आप इसको बंद कर सकते हो। ठीक है ना? आपको नोटिस देना पड़ेगा टू ऑल द पार्टनर्स। क्या? अब चलते हैं ड्यूरेशन बाय फिक्स टाइम। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब आप पार्टनरशिप बनाते हो, जैसे यहां पे जब आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया ना 2 years वाला, ये जो आपने स्टार्ट किया था, तो ये था आपका फिक्स ड्यूरेशन वाला पार्टनरशिप। क्या था? फिक्स ड्यूरेशन वाला पार्टनरशिप। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था भाई साहब 2 साल के लिए करेंगे बस। सो मेड फॉर अ फिक्स पीरियड, जैसे कि 2 years एक फिक्स पीरियड के लिए आप बनाते हो और ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द एक्सपिरेशन। आपका जो एक्सपिरेशन का ईयर है वो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? ये आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप आपकी ओवर हो जाती है। ठीक है ना? वेरी इजी। पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आप समझ गए, दोनों टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप समझ गए कि पार्टनरशिप एट विल क्या होता है। जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रखा है। और फिक्स पीरियड तो क्या होता है ये आपको पता ही है। नाउ एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, वेरी इजी, वेरी
वेरी इजी। एक्सटेंट ऑफ बिजनेस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, प्लीज यहां देखना, सपोज फॉर एग्जाम्पल सपोज फॉर एग्जाम्पल ए है और बी है, इन दोनों को ना पता चला कि अगर हम सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो इन दोनों ने बोला क्यों ना हम मास्क को मैन्युफैक्चर करते हैं, मास्क को मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये पैंडेमिक जो है ना, ये पैंडेमिक अराउंड फॉर एग्जांपल 2 इयर्स चलेगा, तो हम 2 साल तक ये पैंडेमिक तक, जितना साल तक चलेगा उतना साल तक हम ये मास्क को मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, दे केम इनटू अ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस, वो एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को करने के लिए वो बिजनेस के अंदर आए थे। दे मेड अ सिंगल एडवेंचर और अंडरटेकिंग, दे केम इनटू अ पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर अंडरटेकिंग, मतलब एक स्पेसिफिक रीजन से वो आए थे, मतलब एक स्पेसिफिक रीजन आपका एग्जिस्ट करता है, स्पेसिफिक रीजन आपका एग्जिस्ट करता है। दे केम इनटू बिजनेस फॉर अ सिंगल एडवेंचर और अंडरटेकिंग, ठीक है ना, ठीक है। एंड देन कंडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस बिजनेस, और फिर वो कंटिन्यूअस कर सकते हैं, बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, नॉट एन इश्यू विद दैट, ओके। तो लास्ट जो कल से कराया था उससे पहले मैं अपना पेपर दे दिया था। अब उसके बाद क्या होता है, अगर सपोज कंटिन्यूअस बिजनेस करना है, कंडक्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अगर सपोज आपका ये अंडरटेकिंग ओवर हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपका ये अंडरटेकिंग फिनिश हो गया, ठीक है ना, ये पैंडेमिक खत्म हो जाता है, पैंडेमिक ओवर हो गया, तो ये जो मास्क मैन्युफैक्चरिंग का जो आपने स्टार्ट किया है, ये पर्टिकुलर एंड हो जाता है, ये एंड हो जाता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, पार्टनरशिप आपका बंद हो जाता है। तो वो एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए ही बनता है, वो अंडरटेकिंग जैसे ही खत्म हो गया आपका पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडक्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस बिजनेस, वो कंटिन्यूअस बिजनेस आप कर सकते हो, आप जितना दिन तक चाहे कर सकते हो, जैसे ही आपका वो एडवेंचर खत्म हो जाता है आप उस बिजनेस को वहीं पे बंद कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एडिशन कर सकते हो उसी एडवेंचर के साथ, अगर आप एक और एडवेंचर मिलाना चाहो तो वो भी आप मिला सकते हो, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप एक और उसको डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जनरल पार्टनरशिप, वेरी इजी। नॉर्मल पार्टनरशिप, मैं और आप मिलकर कर रहे हैं, चलो एक बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करेंगे, तो जनरल बिजनेस होता है, जनरल पार्टनरशिप होता है, नॉट वेरी पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलरिटी नहीं होती, कोई इंडिविजुअल अंडरटेकिंग नहीं होता, कोई इंडिविजुअल रीजन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, नॉट मेड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस, कोई पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप इसको नहीं करते हो, आप बेसिकली इसको जनरली करते हो, जो एट विल ही होता है, मतलब एट विल और जनरल पार्टनरशिप आपका हैंड टू हैंड चलता है। आप कोई भी नॉर्मल बिजनेस करने के लिए स्टार्ट करते हो पार्टनरशिप, जितना दिन तक चलता है अच्छी बात है, कमाई करते हो, और फिर अगर लगता है नहीं चलेगा भाई साहब बंद कर दो, तो आप बंद कर देते हो। समझ में आया आपको। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, ओनली लायबल। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर बिजनेस में आपका लाइबिलिटी ओनली स्टैंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, लाइबिलिटी ओनली फॉर दैट बिजनेस, ओनली फॉर दैट बिजनेस, मतलब जो बिजनेस आपने किया है ना सिर्फ उसी के लिए लायबल रहते हो। यहां पे क्या है, लाइबिलिटी फॉर एनी, आप उस बिजनेस के थ्रू जितना भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना उन सब के लिए आप लायबल हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूं, प्लीज यहां देखना। सपोज फॉर एग्जांपल ए और बी है, इनका एक पर्टिकुलर बिजनेस था मास्क मैन्युफैक्चर करने का। क्या था, मास्क मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है ना। लेकिन ए ने क्या किया, क्लोथ्स मैन्युफैक्चर किया और लॉस हो गया। तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्या, नॉट लायबल। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यही एक जनरल पार्टनरशिप होता, ये सपोज ये जनरल पार्टनरशिप कि हम बिजनेस करेंगे सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट है, अगर ए और बी काम कर रहे हैं, ए ने फर्म के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना, फर्म के नाम से कुछ मैन्युफैक्चर कर लिया और इनका मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस था, तो फिर ये लायबल होगा। फर्म के नाम से आपने किया है तो फिर हर चीज के लिए लायबल है, सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट। मतलब कि अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, तो अलग बात है, तब तो लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और कुछ और मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आपने कुछ और मैन्युफैक्चर कर लिया, तो आपका लायबिलिटी बन जाएगा। इधर समझ में आया ना। सो यहां पे लायबिलिटी फॉर एनी इवेंट,
एनी इवेंट का मतलब कुछ भी, और यहाँ पे लायबिलिटी ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट जिसके लिए बिजनेस स्टार्ट किया गया था। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। वेरी इजी इजंट इट? बहुत इजी था। लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। अब जल्दी से इसको समझते हैं, बहुत इजी है कि यहां पे क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ये करते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एकदम ध्यान देना। बहुत ही इजी नोट्स बनाई हो, यहाँ पे 2 पेज का नोट्स है, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके आपके सामने बनाया है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, प्लीज सी हियर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। नाउ यहां पे कितने टाइप्स की पार्टनर्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5। ओके, सो प्लीज यहां पे देखो, नंबर 1 है आपका वर्किंग पार्टनर, देन यू हैव योर स्लीपिंग पार्टनर, देन यू हैव योर नॉमिनल पार्टनर, देन यू हैव योर होल्डिंग आउट पार्टनर। इस टॉपल में समझाऊंगी, डोंट वरी, एंड देन यू हैव योर सब पार्टनर। नाउ वर्किंग पार्टनर क्या होता है ये आपको भी पता है। क्या होता है वर्किंग पार्टनर? जो दिन रात काम करता है, ठीक है ना। सपोज एक प्रोजेक्ट होता है, आप एक टीम वर्क करते हो, ठीक है। आपने क्या किया, एक प्रोजेक्ट है आपका, आप सब मिलके एक टीम वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। इस टीम वर्क में क्या होगा, 5 मेंबर्स होंगे। क्या होंगे? 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। 5 मेंबर्स में से एक मेंबर तो बहुत एक्टिव होगा, बेचारा सारा रिसर्च करेगा, सब काम करेगा, ठीक है ना। और एक मेंबर होगा जो पूरा पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, नो पार्टिसिपेशन एट ऑल। उसको कोई लेना देना नहीं है प्रोजेक्ट से, क्या है प्रोजेक्ट में, क्या नहीं है प्रोजेक्ट में, उसको कोई मतलब नहीं है। आयो, ठीक है ना। तो देखो वर्किंग पार्टनर क्या होता है, ही एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द बिजनेस। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ही इज अ पार्टनर बाय अग्रीमेंट। ऑफकोर्स उसको अगर पार्टनर मानना है तो अग्रीमेंट में साइन सिग्नेचर वगैरह चाहिए, मतलब एक अग्रीमेंट से वो पार्टनर बना है, ऐसे दिखावे का नहीं, मतलब ही इज अ पार्टनर बाय अग्रीमेंट। अगर ये पार्टनर छोड़ना चाहे बिजनेस को, अगर ये पार्टनर रिजाइन करना चाहे तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ। एब्सॉल्व का मतलब अगर वो रिजाइन करना चाहता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि हम भाई साहब, क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर था, सबको इसको जानते हैं, सबको ये जानते हैं कि ये एक बिजनेस में काम करता था, तो अगर उसको बिजनेस को छोड़ना है तो ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि उसको अपना एक लेटर जो है पब्लिक नोटिस में देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस का मतलब न्यूज़पेपर में दे दो, है ना। उस तरीके से उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं अब इस बिजनेस का हिस्सा नहीं हूं, मैं इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं हूं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। और ये जो एक्टिव पार्टनर होता है ना, ही इज ऑलवेज लायबल टू द थर्ड पार्टी। तो यहां पे लिखो ऑलवेज लायबल टू द थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी को लायबल रहता है, ठीक है ना। अगर ये बिजनेस का हिस्सा है तो थर्ड पार्टी को लायबल रहता है, अगर इसने रिजाइन कर दिया तो नहीं रहेगा, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब मुझे स्लीपिंग पार्टनर है, मस्त एकदम सो रहा है, इसको मतलब नहीं है, ये क्या करता है, खाली पैसा इन्वेस्ट करता है और पैसा प्रॉफिट निकालता है, दैट्स इट। इसका एक ही काम है, ये पैसा इन्वेस्ट करेगा और पैसा को निकालेगा प्रॉफिट के टाइम पे, लेकिन इसका बाकी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, मैनेजमेंट में इसका कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं है। ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर, डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये क्या है, डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। ये कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करता, डज नॉट पार्टिसिपेट, एंड ही इज ऑल्सो पार्टनर बाय अग्रीमेंट। ये भी आपका पार्टनर बाय अग्रीमेंट है, लेकिन अगर ये रिजाइन करता है तो इसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर ये रिजाइन करता है तो इसको पब्लिक नोटिस देने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट आर दे लायबल टू द थर्ड पार्टी? क्या ये थर्ड पार्टी के लिए लायबल है? यस, दे आर लायबल टू थर्ड पार्टी। ये भी लायबल होंगे थर्ड पार्टी को। अगर सपोज कोई लॉस हो जाता है, अगर थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो ये भी थर्ड पार्टी को लायबल होंगे, ठीक है ना। लेकिन रेजिग्नेशन देने के लिए नो नीड टू गिव अ पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस की इनको देने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया? देखो ये नोट्स बहुत शॉर्ट में बनाया है तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे एक क्लास चल रहा है, मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। अब आप में से कोई स्टूडेंट अगर एक और इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं तो आप खोलो, ठीक है। आपने टीचर्स हायर किया, बहुत अच्छी बात है। अब आप चाहते हैं कि मैम आप आके 1-2 क्लासेस ले लो, ठीक है ना। अब मेरा कोई खास गुडविल है नहीं, एज दो मतलब अभी मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ विद ऑनलाइन लेक्चर्स एंड ऑल। बट अगर आप चाहोगे, आप बोलोगे मैम एक बार आ जाओ, आपने 10 साल इतनी मेहनत करी है, आपका एक
गुडविल है, ये है वो है, तो आप आके ना वहां पे गेस्ट लेक्चर बन जाना, गेस्ट लेक्चरर बन जाना, ताकि लोगों को लगे कि आप भी उसमें एक, आपका भी लेना देना है उसमें, ठीक है ना, आपका भी उसमें एक हिस्सेदारी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आई एम नॉट अ पार्टनर, मैं कोई एक जनरल पार्टनर नहीं हूं, आई एम जस्ट लेंडिंग माई नेम टू द फर्म, मैं अपना गुडविल का नाम सिर्फ फर्म को दे रही हूं, लेंस नेम गुडविल, लेंस करती हूं अपना नाम फॉर द गुडविल, गुडविल फॉर गुडविल टू द फर्म देती हूं, मेरा कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है फर्म के अंदर, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही मैं बस अपना गुडविल देती हूं, बट लायबल टू द पार्टी। अब आप मेरे को देख के वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो मैं तो आपको लायबल हूंगी ना, तो ये भी आपका थर्ड पार्टी को लायबल रहता है, मतलब कि थर्ड पार्टी को अगर नुकसान हो जाए तो इनका गला भी आप पकड़ सकते हो, तो थर्ड पार्टी को ये लायबल रहता है। मेरी बात समझ में आ गई, थर्ड पार्टी को ये लायबल रहता है, क्लियर। तो ये ना तो कोई इन्वेस्ट करता है, नो इन्वेस्टमेंट, इसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, नो इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये सिर्फ नाम अपना देता है, एंड नो बिजनेस एक्टिविटी में नो पार्टिसिपेशन, नो इन्वेस्टमेंट एंड नो पार्टिसिपेशन, कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं रहता, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहता, बस क्या है बस कि इसका एक नाम रहता है, ये नाम देता है, नो इन्वेस्टमेंट एंड नो पार्टिसिपेशन, क्लियर। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता, सिर्फ अपना नाम देता है, दैट्स इट, ठीक है ना, समझ में आ गया इतना, ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक और चीज लिखो, नॉट इंटाइटल्ड टू प्रॉफिट्स, नॉट इंटाइटल्ड टू प्रॉफिट्स, कोई प्रॉफिट्स इसको नहीं मिलता, ठीक है ना, कोई प्रॉफिट इसको नहीं मिलता। नाउ होल्डिंग आउट स्टॉपल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल्डिंग आउट स्टॉपल, प्लीज यहां देखना, होल्डिंग आउट स्टॉपल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, सी है, दे आर द पार्टनर्स, ठीक है, दे आर द पार्टनर्स, ओके। ये लोग एक वाई को अप्रोच कर रहे हैं टू सेल गुड्स, ठीक है ना, टू सेल गुड्स। वाई लेकिन जेड को जानता है, किसको जानता है, जेड को जानता है। सी ने कहा वाई को, सी ने वाई को क्या कहा कि ही इज अ पार्टनर, ही इज अ पार्टनर। सी ने वाई को कहा कि जेड इज अ पार्टनर, जेड डज नॉट डिनाई, डज नॉट डिनाई, जेड डिनाई नहीं करता, ठीक है ना। तो वाई जेड को देख के वो क्या करता है, आइटम्स बेच देता है, जेड को देख के ही सेल्स, वो सेल कर देता है 1 करोड़ का सामान, ठीक है ना, पैसा तो बाद में देगा। अब होता क्या है, लेटर ए बी एंड सी डज नॉट पे, तो अब कैन वाई सू जेड, क्या वाई जेड को सू कर सकता है क्या, यस, वो सू कर सकता है फॉर द मनी, क्यों, क्योंकि ये अपने आप को डिनाई नहीं करके एज अ पार्टनर शो किया, इसने क्या किया, एज अ पार्टनर अपने आप को शो किया, तो इसीलिए यहां पे जेड को भी हम क्या कहेंगे, ही कैन एक्चुअली सू जेड, वो जेड को सू कर सकता है और जेड से पैसा रिकवर कर सकता है। इसको कहते हैं होल्डिंग आउट पार्टनर, मतलब पार्टनर बाय स्टॉपल। स्टॉपल हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत डिटेल में किया है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। नॉट अ पार्टनर बट represents as a partner, then he will be liable to the third party for the act where such third party gave credit to the firm believing such representation, मतलब उनका बात को विश्वास करके उसने क्रेडिट दिया था फर्म को, हाँ, अब वो इंसान भी उसको लायबल हो जाएगा, वो जो पार्टनर अपने आप को एज अ पार्टनर दिखाता था वो भी लायबल रहेगा फॉर द एक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं होल्डिंग आउट बाय पार्टनर बाय स्टॉपल। समझ में आया, समझ में आया। क्लियर, ये आपका एक था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल ये सब पार्टनर का आपको जरूरत नहीं है, इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है ना। अब इस सब पार्टनर की जगह कुछ और आपको बताऊंगी, इसको काट दो प्लीज। इसके अलावा 2-3 और चीजें हैं जो मेरे को आपको समझानी है, प्लीज यहां देखना। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पार्टनर हु इज कमिंग इन, देयर इज अ पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर कौन होता है, जो पार्टनर हु इज कमिंग इन टू द पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप के अंदर आता है।
सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस पार्टनर एंटर्स ऑन 1/3/2020, वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर करता है इतना तारीख को। इतना तारीख से पहले जो भी प्रीवियस एक्ट हुआ है, क्या वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा? क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज? नो। लेकिन इसके बाद जो भी एक्ट्स हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा? क्या? यस, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लेकिन इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा आफ्टर एंटरिंग, ठीक है ना, इनकमिंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर के लिए भी सेम है, प्लीज देखना। आउटगोइंग पार्टनर में क्या है? सपोज ही गोज रिटायर्स ऑन 1/3/2020। अब मैं क्या बोल रही हूं, इस तारीख के पहले जो एक्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या? यस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लेकिन इस तारीख के बाद जो भी एक्ट्स होंगे आफ्टर लीविंग द फर्म, क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? क्या उसके लिए लायबल है? क्या? नो, उसके लिए लायबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जब वो एंटर करता है, जब ये पार्टनर एंटर करता है, उसके बाद के सारे एक्ट्स के लिए वो लायबल है। अब अग्रीमेंट में आपने डिसाइड किया कुछ और, वो अलग बात है, हम अग्रीमेंट को नहीं ले रहे, हम बाय डिफॉल्ट सुन रहे हैं, हम सिर्फ बाय डिफॉल्ट यहां लर्न कर रहे हैं। अगर बाय डिफॉल्ट डेट के बाद वो आता है और इस एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, इस एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले जो आपने किया वो मेरी लायबिलिटी नहीं है। मैं तो आज आया हूं बिजनेस के अंदर, आज से जो काम होगा वो मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो मेरा रिटायरमेंट तक जो भी मैंने किया है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद जो आप कर रहे हो बिजनेस के अंदर उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं। मेरी बात समझ में आ गई? इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है ना। ही रिटायर्स ऑन कब रिटायर किया उसने? 1/3/2020, ठीक है ना। एंड डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस। अब कोई पब्लिक नोटिस उसने नहीं दिया, मेरी बात सुनना, ठीक है ना। अब होता क्या है, 1/4/2020 को कोई गलती हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है टू थर्ड पार्टी का कोई लॉस हो जाता है। थर्ड पार्टी अब क्या इस रिटायरिंग पार्टनर ए को पकड़ सकता है? क्या इज ए लायबल? क्या ए लायबल है? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दी थी। He did not give public notice। तो जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा ना, तब तक वो लायबल रहेगा। अगर वो रिटायर कर रहा है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अब उसने पब्लिक नोटिस कब दी? अब उसने पब्लिक नोटिस दी ऑन 1/5/2020। तो अब क्या वो लायबल है? अब इसके बाद जो एक्ट्स होंगे उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? एक बार पब्लिक नोटिस आपने दे दिया, उसके बाद आप लायबल नहीं रहते हो। क्लियर? तो रिटायरमेंट का ये एक पोर्शन था जो आपको समझना था। क्या आप मेरी सारी बातें यहां समझ गए एकदम इजीली? अब देखो, पार्टनरशिप एक छोटा सा चीज है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें आती हैं। जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है। बहुत ईजी है। नेम ऑफ द फर्म आएगा, ऑफकोर्स नेम ऑफ द फर्म आई गई, नेम ऑफ द पार्टनर्स आई गई, मतलब कि पहले फर्म का नेम आएगा, फर्म के अंदर कौन काम करता है, पार्टनर्स काम करते हैं, उसका नेम आएगा। अब नेचर एंड प्लेस कि ये फर्म कैसा बिजनेस करता है, ऑब्जेक्ट, और उसका प्लेस क्या है, मतलब कहां पे है, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट आई गई, डेट ऑफ बर्थ आपका आता है तो फर्म का भी तो आई गई। ड्यूरेशन अगर फिक्स्ड है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस पार्टनर का पीएसआर कितना है वो भी लिखना पड़ेगा। फिर कोई एडमिशन एंड रिटायरमेंट का कोई भी क्लॉज है वो लिखना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, लोन्स देने का, अगर कोई भी क्लॉज है उससे रिलेटेड तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर सेटलिंग द अकाउंट्स, अगर आपका फर्म बिजनेस बंद हो रहा है तो बंद होने के टाइम पे क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। देखो, पार्टनरशिप डीड ना एक ऐसा है जो आप अपने मन हिसाब से इसको बना सकते हो। आपका जैसा मन, आप उस हिसाब से इसको पूरा का पूरा अग्रीमेंट बना सकते हो। आप अगर बोलोगे कि डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, सारा पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी हम बेचेंगे किसी को, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब पार्टनरशिप ना आप अपनी मर्जी से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप ये सारी चीजों को डाल सकते हो, ठीक है। प्रोविजंस फॉर सैलरीज, अगर किसी को सैलरी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए तो वो अगर लिखना है तो वो लिख दीजिए। अगर किसी को कमीशन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए वो अगर लिखना है तो आप वो मेंशन कर दीजिए अपनी डीड में, ठीक है ना। एंड प्रोविजन
रीजंस फॉर एक्सपल्शन, अगर कोई पार्टनर कुछ गलती करे तो क्या राइट है क्या पार्टनर के पास एक्सपेल करने का, वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हो तो मतलब राइट नहीं है। तो अगर आपके पास राइट है टू एक्सपेल अ पार्टनर इन केस ऑफ एनी फ्रॉड और ब्रीच, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें आपकी पार्टनरशिप डीड का हिस्सा बनता है। दैट्स इट, कुछ और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो यही आपका चैप्टर यूनिट नंबर 1 खत्म होता है ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। आई होप यू ऑल हैड अ वेरी ग्रेट सेशन, यू ऑल लाइक द क्लास। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज एक थम्स अप कर दीजिएगा एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन कम इन एंड टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आपको ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज वेरी वेरी नाइस हैविंग यू ऑल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।